सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोमेंट्स। मोमेंट्स को आप मोर कॉमनली किस तरह कहते हो? मोमेंट्स ऑफ अ फोर्स कहते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स कहते हो, ठीक है। मोमेंट्स की डेफिनेशन कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, 1 to 2 मार्क्स के लिए, तो वो आप ये लिखोगे। पढ़ लेते हैं। मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका 1 मार्क्स हो गया। बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट, इसके 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। क्या पढ़ी मोमेंट की डेफिनेशन? मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट, ठीक है। अब वापस एक दफ़ा रिवाइज कर लो, क्या है भाई मोमेंट की डेफिनेशन? मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है वो हमें मोमेंट देता है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं यार? न्यूटन मीटर्स और न्यूटन सेंटीमीटर्स, ओके। अब हमें मोमेंट्स निकालने के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 2 तो फॉर्मूला से एविडेंट है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है पिवट, ठीक है। पिवट होगी तभी आप उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो फोर्स का, ठीक है। अब देखते हैं कुछ डायग्राम्स और सिनेरियो जहाँ पे हम मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और किस तरह मोमेंट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि फॉर्मूला में अगर आप देखो तो अगर मैं m = f × d, ठीक है। अब अगर मैं मोमेंट कांस्टेंट कर दूं और d को यहाँ पे ले आऊँ और f को यहाँ पे ले आऊँ, तो आप ये देख सक रहे हो कि मोमेंट और फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब ये कि अगर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सपोज करो ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे पिवट है, यहाँ पे फोर्स लग रही है F न्यूटन की, और ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अगर D डिक्रीज करेगा, मतलब D डिक्रीज कर रहा है, D यहाँ से इतना हो गया, D2 हो गया, तो आपकी फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर फोर्स कम हो रही है तो D जो है वो बढ़ जाएगा। बेसिकली इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, फॉर्मूला से भी एविडेंट है, ठीक है। अब इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ किस तरह बनेगा? एक कर्व बनेगा इस तरह का, ठीक है। ये याद कर लो, एग्जाम में या O लेवल फिजिक्स में जिन भी चीज़ों का इन्वर्स रिलेशन है उनका ग्राफ इस तरह बनेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी इज शोन विद अ कर्व और अ चार्ट ग्राफ, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम सिनेरियोज जहाँ पे मोमेंट निकालना हमें आने चाहिए, ठीक है। सिनेरियो 1। अब मोमेंट क्या होता है? बेसिकली मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स एंड द पिवट, ठीक है। अब फोर्स तो हमारे पास आ गई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं एक दफ़ा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर व्हाट इज डी, ये लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या? फोर्स एंड पिवट, ठीक है। अब सिनेरियो 1 में फोर्स एंड पिवट के बीच में डिस्टेंस क्या है? D। देखो फोर्स और पिवट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? D। तो मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स D, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो सिनेरियो 2 में पिवट यहाँ पे आपका डॉट जहाँ पे मैं बना रहा हूँ, फोर्स यूँ एक्ट कर रही है नीचे, ये D डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे 90 का एंगल भी बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम फोर्स टू द पिवट, ठीक है। सिनेरियो 3 में आ जाओ। सिनेरियो 3 में हमारे पास कुछ ये है, ये हमारा पिवट बना हुआ है, ठीक है, ये अगर स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, और हमारी फोर्स कुछ इस तरह से, ठीक है, फोर्स इस तरह से। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा? मैं फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, एंड देन आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द पिवट, इस तरह। अगर मैथ्स में आपने ये पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, दिस वुड बी अ 90 डिग्री एंगल। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन सिंपल लेमैन टर्म्स, ठीक है, लेमैन टर्म्स में समझाता हूँ। सपोज करो सिनेरियो 3 में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह निकाला? ये पिवट है, ये लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ये समवॉट एरो बन रहा है विच आई डोंट नीड, ठीक है, तो ठीक है, ये आपका पिवट आ गया। और अब पिंक लाइन से मैं फोर्स मार्क कर देता हूँ इस तरह, ठीक है, ये हमारी फोर्स है। अब अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं पता क्या करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में क्या करूँगा? फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, बोथ वेज एक्सटेंड कर दो फोर्स की लाइन को, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं
पिवट पे एक 90 डिग्री एंगल बना दूंगा इस तरह, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा डी होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स और पिवट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब सिनेरियो 4 देखो, सिनेरियो 4 में भी यही करो, स्टेप्स लिख लो। देखो अगर कभी भी आपके पास फोर्स ना इस तरह टेढ़ी मेढ़ी आए, कभी इस तरह आए, कभी इस तरह आए, तो आप स्टेप्स लिख लो। फोर्स, बल्कि लेट मी राइट इट क्लियरली। स्टेप वन में आप ये करो कि एक्सटेंड द लाइंस ऑफ फोर्स, और स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में ये करोगे क्रिएट a 90 डिग्री लाइन फ्रॉम फोर्स टू पिवट, ठीक है। अब सिनेरियो 4 में भी यही करते हैं, एक्सटेंड की हमने लाइन, ठीक है, फोर्स की दोनों तरफ एक्सटेंड की, ये कर ली हमने एक्सटेंड, और एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दी टूवर्ड्स द पिवट। तो हमारे पास ये जो आया 90 डिग्री वाली लाइन जो पिवट के अक्रॉस जा रही है, दिस इज डी, ठीक है। अब सिनेरियो 5 पे आते हैं, ठीक है। सिनेरियो 5 पे हमने फोर्स की लाइन ऊपर की तरफ एक्सटेंड की, ठीक है, और 90 डिग्री लाइन बनाई जो कि पिवट के थ्रू जा रही है और फोर्स को भी टच कर रही है, फोर्स से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा डी हो गया। वापस आते हैं सिनेरियो 6 पे। सिनेरियो 6 पे भी हमने लाइन एक्सटेंड की, ठीक है, और एक ऐसी लाइन बनाई जो पिवट के थ्रू जा रही है और फोर्स से परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा डी आ गया। सिनेरियो 7 में भी यही करते हैं, ठीक है। सिनेरियो 7 में हमने फोर्स की लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, और एक ऐसी लाइन बनाई जो पिवट के थ्रू जा रही है और फोर्स के परपेंडिकुलर है। सिंपल। ये सिनेरियोज देख लो, ये दीज आर द बेसिकली 7 सिनेरियोज जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपको टेक्निकली इसको देखना है तो आपको ये 7 सिनेरियोज याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में, सो यू कैन मेमोराइज इट एंड देन गो इन द एग्ज़ाम। लाइक कोई भी कर लो तरीका, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर कोई ये लॉजिकली नहीं समझ रहा और सिर्फ रट्टा मार के जा रहा है तो इट इज़ नो हार्म इन इट, बट आई वुड प्रेफर कि आप याद ना करो, इसे समझो। जब भी आपके पास कोई भी फोर्स आएगी ना इस तरह टेढ़ी या कुछ भी तरह, तो आप उसको एक्सटेंड कर लिया करो, ठीक है, इस तरह, ठीक है। एंड अगर मैं पिवट को थोड़ा सा बड़ा कर दूं यहाँ पे, लेट मी एक्सटेंड दिस, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे पिवट है तो मैं क्या करूँगा, एक तो फोर्स को एक्सटेंड किया और फिर फोर्स से एक 90 डिग्री की लाइन पिवट पे बना दी। सिंपल। ये 90 डिग्री मेरा थोड़ा गलत बन रहा है, ठीक है, लेकिन यू गेट द पॉइंट। यहाँ पे पिवट आया, ठीक है। अब हमने अगर यूँ किया और सपोज़ करो फोर्स ऊपर लग रही है, तो हमने क्या किया यार, फोर्स को एक्सटेंड किया और एक 90 डिग्री की लाइन बना दी टूवर्ड्स फोर्स फ्रॉम पिवट, डी हो गया। सिंपल स्टफ, इसमें मसले वाली क्या बात है, ठीक है। पिवट, पहले फोर्स को एक्सटेंड करो, फिर पिवट से लेकर फोर्स तक एक 90 डिग्री की लाइन बना दो, वो आपका डिस्टेंस हो गया। सिंपल, ठीक है। और अगर तो सिनेरियो 1 है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू सम मोर थ्योरी पार्ट, कंपेयरिंग मोमेंट्स, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब फोर्स और डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस तरह होंगे, मतलब लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह फोर्स होगी और इस तरह डी होगा, तो हमें हाईएस्ट मोमेंट मिलेगा, ठीक है। जब फोर्स एक एंगल पे लगना शुरू हो जाएगी तो हमें मीडियम मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो डिस्टेंस कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले डिस्टेंस डी था। अच्छा, इसको रब करते हैं, एक मिनट। फर्स्ट सिनेरियो में हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, डी। ए में डिस्टेंस क्या था, डी। बी में डिस्टेंस क्या हो रहा है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अगर मैं यहाँ पे थीटा कंसिडर करूँ, ठीक है, और इसको एक ट्रायंगल कंसिडर करूँ, ये जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डी। ओहो, लेट मी इरेज दिस। ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं D1, ठीक है। D1 क्या होगा, अगर ये वाला सेम D है, इस वाला मतलब दिस D इज सिमिलर टू दिस D, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो मुझे बताओ D1 क्या होगा। D1 सिंपल है, हम इस पे लगाएंगे
बेसिकली देखो आपका कुछ इस तरह है सिस्टम, ये है थीटा है, ये डी है, ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या है, ये d1 है, ये d1 है। मुझे बताओ d1 क्या होगा? जिसने भी थोड़ी बहुत ओ लेवल मैथ्स पढ़ी है उसे पता होगा कि d हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा हमारा d1 हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हमारा d1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ए पार्ट में हमारा डिस्टेंस क्या था d, बी पार्ट में क्या है d कॉस थीटा, तो ऑलवेज d जो है d कॉस थीटा से बड़ा होगा, ठीक है। अगर d जो है d कॉस थीटा से बड़ा होगा तो मोमेंट क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि यार d1 अगर छोटा है डिस्टेंस तो उसका मोमेंट भी b का छोटा होगा। वी हैव मीडियम मोमेंट्स एट b, मीडियम मोमेंट्स एट b, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर फोर्स आपकी पिवट की लाइन से जा रही है, मतलब पिवट के एक्सेस से जा रही है, ये पिवट का एक्सेस है ना, अगर फोर्स इससे जा रही है तो द मोमेंट शुड बी जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है इसमें, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? तो अब देखो मैंने इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस क्या कहूँगा, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लार्जेस्ट, हेंस मोमेंट विल बी लार्जेस्ट, सिंपल। देखो यही है, d इज लार्जेस्ट सो मोमेंट्स विल बी लार्जेस्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीजेज, d1 हो जाता है, और d1 किसके बराबर है, d cos थीटा के, इसलिए मोमेंट्स डिक्रीज हो जाते हैं। व्हेन फोर्स इज एक्सटेंडेड एंड इट पासिस थ्रू द पिवट, जब फोर्स एक्सटेंड करो और पिवट के एक्सेस से पास करना शुरू हो जाए, जैसे कि पॉइंट सी में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और अगर आप डेफिनेशन देखो मोमेंट्स की, फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये जीरो हो जाता है तो मोमेंट्स भी जीरो हो जाएंगे, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, फोर्स इनटू जीरो इज जीरो, ठीक है। अब आ जाओ थोड़े से मेमोराइजेशन वाले पार्ट पे, ठीक है, ये आपको सब मेमोराइज करना पड़ेगा। आपको एग्जामिनर कभी कभार पूछ लेता है कि बेटा बताओ व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की ना डेफिनेशन याद करो क्या होती है, या अगर नहीं याद करनी तो इसको लॉजिकली समझ लो, एग्जाम में रिफ्रेश करके आ जाना, देयर इज़ नो इशू। देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है क्या, फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू स्टे इन इक्विलिब्रियम, की पॉइंट, द सम, ये भी की पॉइंट है, ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट अ पॉइंट पिवट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है, अबाउट द सेम पॉइंट। इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पिवट के अराउंड आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लो और क्लॉकवाइज मोमेंट लो और वो इक्वल हों, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। चलो लेट्स रिवाइज इट अगेन। For any object to stay in equilibrium, first key point, the sum, second key point, of the clockwise movements about a pivot must be equal to the anti-clockwise movements. ये फोर्थ की पॉइंट है। तो ये चार की पॉइंट्स हैं इसमें, और इट इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रिंसिपल, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर ए पिवट है और हम कह रहे हैं कि ये पूरी रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ये वाले मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है, सिंपल है। अब लेट्स स्टडी मोर। अब एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन करते हैं टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। हम बेसिकली एक रॉड लेते हैं, ये रॉड हो गई, ठीक है, इसको एक जगह पिवट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम इस पर एक वेट अटैच करते हैं, ठीक है, इसको कह लो W1 कह लो, चलो हमने ये वाला वेट अटैच किया फॉर ईज ऑफ अर अंडरस्टैंडिंग, W1 अटैच किया, ये भी कर सकते हो लेकिन आई वांट टू लाइक गो इन प्रोसीजर और 1 और 2 इस तरह। सो W1 पहले अटैच किया, ठीक है, ये नोन मास है, ठीक है, नोन मास है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रॉड ली, उससे पिवट किया, उसके बाद एक नोन मास अटैच कर दिया, ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस भी पता है D1 का, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पता चल गए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पता चल गए, W1 इंटू D1, ठीक है। अब अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट्स पता करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक काउंटर वेट इधर ऐड करेंगे, ठीक है, इसका मास भी नोन होगा, इसका मास भी नोन होगा,
और हम इसे आगे पीछे शिफ्ट करते जाएंगे, आगे पीछे शिफ्ट करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस ये रॉड बैलेंस हो जाए, ठीक है। हमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पता चल गए थे। फिर हमने क्या किया, एक अदर नोन मास अटैच किया और इसे आगे पीछे किया जब तक क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के इक्वल ना हो जाएं, और जब ऐसा होगा रॉड बैलेंस हो जाएगी, सिंपल। और लेट्स सी क्या लिखा है इधर, बैलेंस द यूनिफॉर्म मीटर रूल एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। यूजिंग अ थिन थ्रेड अटैच अ नोन वेट, हमने अटैच कर दिया W1 एट अ डिस्टेंस D1, सही है, ये हो गया। अटैच एन अदर वेट W2, ठीक है, W2 भी अटैच कर दिया ऑन द अदर साइड एंड एडजस्ट इट्स पोजिशन अंटिल द रॉड इज बैलेंस्ड, सही है। W1 यहाँ पे अटैच किया D1 के डिस्टेंस पे, तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आ गए, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर हमने W2 लिया और उसे आगे पीछे किया, लाइक अनदर वेट इज अटैच्ड ऑन द अदर साइड एंड एडजस्ट इट्स पोजीशन, देखो अंटिल द रॉड इज बैलेंस, सही है, उसको एडजस्ट करो, D2 को तुम आगे करो पीछे करो, कुछ इस तरह करो, ऐसी पोजीशन लो कि तुम्हारी रॉड बैलेंस हो जाए। और रॉड बैलेंस कब होगी, जब क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। सो दिस सेटिस्फाइज योर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। और इसमें एक लास्ट चीज़ आप क्या करते हो, जब आपके पास D2 आ जाता है ना, जब आपके पास D2 आ जाता है, एक एरिया एक डिस्टेंस पे आपकी रॉड बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। जब आपके पास D2 आ जाता है तब आप क्या करते हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। जब आपके पास D2 आ गया तब आप W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2 लगाते हो, और अगर ये चीज़ इक्वल आई तो देन योर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब आओ वापस रिपीट करते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, एक नोन मास लोगे W1, उसको एक डिस्टेंस D1 पे अटैच करोगे, और सेकंड मास लोगे W2, बल्कि वेट लोगे, ठीक है। एंड देन यू विल एडजस्ट इट्स पोजीशन अंटिल यू फाइंड द D2 जहाँ पे रॉड बैलेंसेस, ठीक है। अब जब रॉड बैलेंस हो गई किसी D2 पे, तो आप मोमेंट्स की ये इक्वेशन लगाओगे, और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन योर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इज सेटिस्फाइड. So this is it for this topic. We will be doing the past papers in the next class.